हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसका कि पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे बेसिक चीजें हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले वो समझेंगे। उसके बाद क्या कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी इसके पढ़ने से क्या फायदा है और इसका स्कोप क्या है, इसको पढ़ने के बाद आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, है कि नहीं। एंड दूसरा टॉपिक रहने वाला है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर। एरर पढ़ना है, ठीक है। एरर से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस पेशेंस फुल्ली इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सबसे पहले आप चीजों को समझिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अभी तक तो आपने 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ा था। केमिस्ट्री में भी अलग अलग ब्रांच थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। अब एक नया टर्म आ गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये कोनो अलग केमिस्ट्री है का सर जी? ना भाई बा, ये कोनो अलग केमिस्ट्री नहीं है, ये भी वही केमिस्ट्री है। बस यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है, व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। कैसे? फार्मास्यूटिकल नाम लगा हुआ है ना। देखो, फार्मास्यूटिकल का मतलब की है मेडिसिन। मेडिसिन यानी क्या? ड्रग्स, है ना। यहाँ पर जो केमिस्ट्री होगा वो अबाउट ड्रग्स, यानी ड्रग्स के रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री होती है वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल को एक और नाम मेडिसिनल केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री का ही। तो फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद ड्रग डिजाइनिंग, ड्रग डिजाइन से रिलेटेड है, एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो भी बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग नोन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जिसको कि हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री भी कहते हैं। नाम जैसे आ गया मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसका मतलब आप समझ जाइए, यहां पर मेडिसिन मतलब क्या होता है? ड्रग्स, है ना। जो भी दवाएं हैं उसको ड्रग्स कहते हैं फार्मेसी फील्ड में। अब उस ड्रग्स डिजाइन या फिर जो भी बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है उसके सिंथेसिस के बारे में आप चीजें पढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग डिस्कवरी के बारे में, एंड ड्रग एब्जॉर्बेंस, और भी सारी चीजें। मतलब मेनली है मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी ड्रग्स की केमिस्ट्री, ठीक है। ड्रग्स के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, हो गया। अब चलिए इसके पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बोल दे, इंपॉर्टेंस बोल दे, एम बोल दे, सिग्निफिकेंस बोल दे, सब एक ही चीज है। यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यदि लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव लिखना, इसका मतलब है कि क्या महत्व है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, या फिर क्यों पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, है ना। क्या महत्व है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। सबसे पहले आप समझिए कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे नॉलेज एनहेंस होता है फार्मेसी स्टूडेंट का इन द सिंथेसिस ऑफ रॉ केमिकल। जो रॉ केमिकल सिंथेसिस करते हैं, यानी जो केमिकल्स हैं हम लोग रॉ फॉर्म में उसको अगर सिंथेसिस कर रहे हैं तो वो कैसे सिंथेसिस करेंगे, रॉ केमिकल के सिंथेसिस के प्रोसीजर में फार्मेसी स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनके नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है, इसको पढ़ने से। टू इनहेंस द नॉलेज ऑफ आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के नॉलेज में भी इजाफा होता है। जैसे एक समझिए, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई भी पौधा है ना, उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स है। अब उस फाइटोकेमिकल्स को कैसे उससे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, है ना, कैसे उससे आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद प्यूरिफाई करेंगे, है ना, तब जाकर के आप उसका यूटिलाइज करेंगे, उससे रॉ केमिकल बनाएंगे, देन उससे ड्रग्स बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहाँ पर सीखते हैं। फिर कहता है टू इंक्रीज द स्किल ऑफ स्टूडेंट फॉर हैंडलिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, ग्लासवेयर एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो रिएक्शन वगैरह आप करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं आप लैब में, केमिस्ट्री का लैब में, तो वहां पर आपको हैंडलिंग जरूरी है। सबसे पहले तो केमिकल्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद ग्लासवेयर के बारे में जानते हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं, और हैंडलिंग मतलब समझते हैं। जैसे अम्लों का राजा नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है HNO3, अगर आपके स्किन पे गिर जाएगा तो उसका हुलिया बिगाड़ देगा जहां तक वो रहेगा, है ना। तो अब वो नाइट्रिक एसिड प्रॉपर यूज करते ही हम लोग अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को खोलेंगे तो उससे धुआं जैसा निकलते रहता है ऑलवेज, मतलब बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, इसलिए उसको अम्लों का राजा कहते हैं। आप विदाउट ग्लव्स, यदि आपको एसिड हैंडलिंग करने नहीं आता है और आप एसिड हैंडल कर रहे हैं तो कहीं आप खतरे में पड़ सकते हैं ना। मेनली यहाँ पर आप पहले चैप्टर में ही सीखते हैं चीजों को, लैब जब आप करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहां चीजों को सीखेंगे कैसे एसिड हैंडलिंग की जाती है। ध्यान से रखिएगा, अगर एसिड हैंडलिंग आपको नहीं आती तो मत करिएगा। जैसे मैडम साहब देखिए यहाँ पर
ग्लव्स प्रॉपर लगाई हुई हैं, प्रॉपर यहाँ पर पिपेट रखी हुई है, पिपेट से उन्होंने यहाँ पर क्या किया है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पिपेट होता है। कई प्रकार के पिपेट होते हैं, हमारे लैब वगैरह में इतना एडवांस्ड पिपेट वगैरह नहीं होता है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार का होता है। यहाँ पर अच्छे तरीके से निकाला जाता है ना, प्रॉपर तरीके से। फिर कहता है टू इनहेंस द स्टूडेंट्स इन डीलिंग विद देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज केमिकल एनालिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में यदि केमिकल एनालिस्ट बनना है तो आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पीएचडी करना पड़ेगा, है ना। वही बोल रहा है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप केमिकल एनालिस्ट बन सकते हैं। फिर कहता है टू इनहेंस द स्किल ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग द लेबलिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी दवा है, उसके पत्ता में देखिएगा उसके उसमें लेबलिंग किया रहता है, सारे केमिकल्स वगैरह उसके कंपोजिशन वगैरह लेवल किए होते हैं, उसको समझने में स्टूडेंट को थोड़ा सा हेल्प मिलता है, स्किल डेवलप होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने से, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। स्कोप क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, तो जो भी फार्मेसी का स्कोप आप लिखते हैं वही चीजें यहां पर लिख दीजिएगा। कि अगर स्कोप ऑफ फार्मेसी भी बोल देगा तो वही चीजें हैं। स्कोप मतलब होता है कि इसके पढ़ने के बाद आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू विथ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, तो आपको यहाँ कंप्रेसिंग डिपार्टमेंट, तो उसमें आप जा सकते हैं। स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में आप समझ सकते हैं, ये तभी कर पाएंगे जब हायर स्टडीज वगैरह आप करेंगे, बी फार्म एम फार्म करेंगे, तब जाकर के R&D में आप काम कर पाएंगे। स्टूडेंट कैन लर्न टू परफॉर्म फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का फॉर्मुलेशन कैसे होता है प्लस ड्रग्स के कोई डेवलपमेंट कैसे करेंगे, वो सब चीजें यहाँ पर सीखेंगे। एंड इन हॉस्पिटल एज ए फार्मासिस्ट आप एक्ट कर सकते हैं, है ना, एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हैं। एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज, कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हैं, बस शर्त यही है कि आपको किसी में मास्टर्स करना होगा, बी फार्म करने के बाद एम फार्म करना होगा, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू लग सकते हैं। स्टूडेंट कैन बिकम ड्रग इंस्पेक्टर, यस, आप बी फार्मा करने के बाद यदि इंडस्ट्री में 1.5 साल का ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर यदि वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। जैसे ये मैडम को देखिए, इस मैडम का ये भी एक फार्मासिस्ट है, इनको देख करके थोड़ा प्रोत्साहित होइए कि विदेशों में फार्मासिस्ट का क्या ड्रेसअप होता है, भाई बहुत अच्छा होता है ना। दुबई में हमारे एक मित्र हैं जो कि अभी लगे हैं, हाल फिलहाल में ही गए हैं दुबई, मतलब क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या इज्जत मिलता है भाई, गजब का है। और इंडिया में भी धीरे धीरे फार्मासिस्ट को ये रिस्पेक्ट मिलेगा, पीसीआई हमें ये रिस्पेक्ट दिलवाएगा, चिंता नहीं करना है, बस आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। आप छपरी फार्मासिस्ट रहिएगा, आपको एग्जाम से 2 दिन पहले आप पढ़ के पास करिएगा और कहिएगा आपको इज्जत मिले, तो हम खुद नहीं देंगे इज्जत, होता है ना, हम भी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में थोड़ा सुधार लाया जा रहा है, एग्जिट, पूरे भारत में एग्जिट एग्जाम लाया जा रहा है ताकि बच्चा मजबूर होकर के पढ़े, है ना। ऐसे नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, बच्चा निकल जाता है, दिक्कत हो जाती है। इससे फार्मासिस्ट वो भी बन गया, जो पढ़ा वो भी बन गया, तो कहाँ से पढ़ने वाले की संख्या कम हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एग्जिट एग्जाम होगा, अब अगर नहीं पढ़ोगे तो बेटा लटक के रह जाओगे, समझ रहे ना। तो हम लोग तो पार होगा, लेकिन हम लोगों ने फिर भी पढ़ा था, आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो लटक जाएंगे, पहले कह देते हैं। ऐसे भी 98% बच्चा फेल होता है ना। झारखंड का कुछ अच्छा इतिहास नहीं रहा था पिछले साल, 98% बच्चे फेल हो गए थे, बैक लग गया था। इस बार भी कई सारे बच्चे बैक लगे हैं, इसीलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो। अगर कॉलेज में प्रॉपर पढ़ाई वगैरह नहीं हो रहा है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां पर फर्स्ट ईयर का कोर्स है भाई, 1500 में पूरे साल भर आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइव क्लासेस रेगुलर वहां जनवरी से चलेगा, अभी वीकली लाइव क्लासेस चलती है वहां पर, है ना। तो सारी चीजें आप डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह मिल जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा भी कंटिन्यू करते रखिए, आपको इज्जत खुद ब खुद मिलेगा। जिसके पास सरस्वती है ना, ज्ञान है ना, उसको इज्जत लोग देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरर। एरर को हिंदी में कहते हैं त्रुटि, गलती, है ना। एरर पढ़ना है। देखिए एरर क्या होता है, आप समझिए बात को, एरर कोई नया टर्म नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में समझिए कि मान लीजिए कोई भी पैकेट आप खरीदे, उस पर लिखा हुआ है कितना, 50 ग्राम, कितना लिखा हुआ है, 50 ग्राम, और आप लाए घर पे और आप बोले ना भैया हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, हम इसको तौल के देखेंगे। आप उसको वे किए और उस पर निकला 48 ग्राम, है ना। तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू था कितना था, एक्चुअल वैल्यू 50 ग्राम था, लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 48 ग्राम निकला। तो एरर यहीं पे तो आ गया ना कि होना चाहिए था 50 लेकिन है 48, यानी 2 ग्राम गलत है। तो एरर इक्वल टू होता ही है, एरर उसी को कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस क्या कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, उसको एरर कहते हैं। तो ये कह रहा है एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी।
है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक्चुअल वैल्यू में से यदि कैलकुलेटेड वैल्यू, मान लीजिए आपको 10 ग्राम क्या कहते हैं वेग करने के लिए दिया गया, लेकिन आप वेग 10 ग्राम नहीं कर पाए और वो 8 ग्राम रहा। मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो कि एयर में आपका गैसेस से रिएक्ट करके कम हो गया, आपको पता नहीं चला, और लेना था 10 ग्राम, आपने लिया भी लेकिन वो बचा 8 ग्राम, तो इस वजह से भी एरर आ गया। तो जो एक्चुअल वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू आया, दोनों का डिफरेंस को ही हम लोग एरर कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, उसी को कह देंगे मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू यदि घटा देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, त्रुटि, गलती, यानी एक्चुअल वैल्यू जो होना चाहिए था वो और जो हुआ कैलकुलेटेड वैल्यू उसको माइनस कर देते हैं तो उसको एरर कहते हैं। ठीक, अब इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट और रिमूव एरर व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या मेजरमेंट करेंगे तो केमिस्ट्री में खास करके लैब वगैरह में ये संभव ही नहीं है कि आप कंप्लीटली एरर को खत्म कर दें, एकदम सही एक्यूरेट करें, नहीं होता है ना, एरर रहेगा ही रहेगा। वही बोल रहा है, इन ऑर्डर टू गेट बेटर नियरेस्ट रिजल्ट टू ट्रू वैल्यू वी ऑब्टेन मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। हम लोगों को थोड़ा बेटर वैल्यू ट्रू वैल्यू पाने के लिए थोड़ा एवरेज लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अब उसमें सोर्सेज ऑफ एरर, क्यों होता है एरर, एरर का क्या क्या सोर्सेज है। मैंने आपको बताया कि कोई भी केमिकल मान लीजिए हैंडलिंग कर रहे हैं, इसको यहाँ पर ये केमिकल है, मान लीजिए ऐसा कोई केमिकल है जो कि कैम्फर है, कैम्फर क्या कर जाता है, इवेपोरेट हो जाता है कि नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल है जो कि वायु में जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके उसमें कम हो जाए, है ना, बहुत सारा सोर्स हो जाता है। तो कहता है एयर और बैलेंस मटेरियल, देखिए बैलेंस मटेरियल ये बटर पेपर के ऊपर बैलेंस किया जाता है, क्या पता वो ऐसा केमिकल हो जो कि इसी से रिएक्ट करके खत्म हो जाए, है ना, कम हो जाए, थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो या तो एयर से रिएक्ट कर जाए या तो बैलेंस मटेरियल यानी जिस पर बैलेंस कर रहे हैं उस पर कुड रिएक्ट विद सब्सटेंस, उससे कारण भी एरर आ सकता है। ग्लासवेयर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट में कंटेन इंप्योरिटी केमिकल्स, मान लीजिए अलग अलग ग्लासवेयर यूज करते हैं, जैसे कोनिकल फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें पहले से कुछ इंप्योरिटी है, पहले से कोई केमिकल था, आपने सही से साफ नहीं किया, दूसरा केमिकल डाल दिया, उस वजह से एरर आ सकता है। फिर कह रहा है ग्लासवेयर में रिएक्ट विद केमिकल टू काउज एरर्स, क्या पता वो केमिकल ग्लासवेयर में डाले और ग्लासवेयर से ही वो रिएक्ट करके एरर ले आए, उस कारण से भी हो सकता है। मॉइस्चर फ्रॉम वेट आइटम्स इवेपोरेट व्हाइल वेगिंग, मान लीजिए कोई मॉइस्चराइज्ड चीज है, नमी युक्त चीजें हैं, उसको आप वेग कर रहे हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाए, सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो उसका जो वाटर कंटेंट था वो इवेपोरेट हो गया, इस समय इससे भी एरर आ सकता है ना। अब टाइप्स ऑफ एरर, सोर्सेज ऑफ एरर अच्छे से पढ़िएगा। अब टाइप्स ऑफ एरर मैं बता रहा हूँ, दो प्रकार का एरर होता है, एक होता है डिटरमिनेट एरर, एक होता है इनडिटरमिनेट एरर। इनडिटरमिनेट एरर को एक और नाम देते हैं रैंडम एरर। ठीक है, अब जो ये डिटरमिनेट एरर है और इनडिटरमिनेट एरर है, थोड़ा सा समझिए चीजों को। डिटरमिनेट नाम से पता चल रहा होगा कि वैसा एरर जिसको हम लोग डिटरमाइन कर पाए, जिससे हमको पता चल जाए कि नहीं ये एरर यहाँ पर ये गलती हुई है, जिससे कि हम उसको सुधार कर पाए और मिनिमाइज कर पाए उसको। लेकिन इनडिटरमिनेट एरर नाम से पता चल रहा होगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा, हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा एरर है ना, तो उसके नाम से रैंडम एरर इसी को कहते हैं। तो डिटरमिनेट एरर को ही सिस्टेमिक एरर कहते हैं और इनडिटरमिनेट एरर या फिर रैंडम एरर को आप नॉन सिस्टेमिक एरर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्टेमिक एरर है, दीज आर द सिस्टेमिक एरर व्हिच कैन प्रिवेंटेड और मिनिमाइज्ड और आइडेंटिफाइंग द एरर, मतलब ऐसा एरर होता है जो कि प्रिवेंटेड यानी अगर पता चल जाएगा तभी तो हम उससे बचाव कर पाएंगे, या फिर उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन जो इनडिटरमिनेट रैंडम एरर है उसको हम लोग नॉन सिस्टेमिक एरर है, यानी कि इसको हम लोग पहचान नहीं सकते, विच आर अनप्रिडिक्टेबल, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, एंड डिफिकल्ट टू फाइंड और आइडेंटिफाई, बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे एरर को पहचानना, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एरर क्या है, सोर्सेज ऑफ एरर क्या है और टाइप्स ऑफ एरर क्या है, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। एरर मतलब गलती होती है, त्रुटि होती है। त्रुटि क्या हुआ, होना चाहिए था 50 ग्राम, मान लीजिए कोई पुड़िया में लिखा हुआ है और निकला उसमें 48 ग्राम, यानी एक्चुअल वैल्यू था 50, कैलकुलेटेड वैल्यू 48, तो एक्चुअल वैल्यू में से डिफरेंस कर देंगे किसका, कैलकुलेटेड वैल्यू का, तो उसको हम लोग एरर कह देंगे। दूसरे लैंग्वेज में उसी को कह देते हैं कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को यदि डिफरेंस कर देंगे तो उसको हम लोग एरर कह देंगे। अब ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि एरर को आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। अब क्या क्या एरर का सोर्स हो सकता है, तो भैया कोई भी केमिकल है वो हवा से रिएक्ट करके घट सकता है, या तो बैलेंस मटेरियल जो है जिसके ऊपर आप उसको वेग कर रहे हैं, क्या पता उसी के कारण एरर आ जाए, क्या पता आपका वेगिंग मशीन में ही दिक्कत हो, क्या पता आपने हैंडलिंग ही सही से नहीं किया हो, गिर जाए। फिर ग्लास वेयर में से रिएक्ट करके कुछ खराब हो सकता है, मॉइस्चर वगैरह उससे के कारण उसमें एरर आ सकते हैं, है ना। और टाइप्स ऑफ एरर में दो प्रकार के एरर होते हैं, एक होता है डिटरमिनेट एरर, दूसरा होता है इनडिटरमिनेट एरर। डिटरमिनेट नाम से पता चला डिटरमाइन किया जा सके, यानी उसको सिस्टेमिक एरर कहेंगे, और जिसको हम लोग अगर डिटरमाइन कर सकते हैं तो उससे बच भी सकते हैं और उससे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन इनडिटरमिनेट या रैंडम एरर को हम लोग ये नॉन सिस्टेमिक एरर कहलाता है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कहने का अर्थ है इसको पहचान नहीं सकते हैं, और जब पहचान नहीं सकते तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसको खत्म कैसे करेंगे।
है ना। अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 टर्म है जिसको कि अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, है ना। और यदि आप इसी तरीके से प्रॉपर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर की वीडियो लेक्चर कोर्स को परचेज कर लीजिए, जहां पे आप जैसे ही कोर्स को परचेज करेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको कंप्लीटली सिलेबस कवर किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा, और लाइव क्लासेस प्रॉपर अभी डाउट सेशंस वीकली लिया जा रहा है, और जनवरी से डेली लाइव क्लास मैं पढ़ाऊंगा, यानी रिकॉर्डेड में आपको कोई दूसरे टीचर भी पढ़ाएंगे और लाइव में मैं पढ़ाऊंगा, और आप जिससे पढ़ना चाहेंगे जो भी एजुकेटर है वो पढ़ाएंगे आपको। मेरे से अच्छा लगेगा तो मेरे से पढ़िए, और किसी से अच्छा लगेगा उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा अधिकार होता है, आप अपने एजुकेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, जिससे कि आपको अनुमान लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में उस चैप्टर से आएंगे, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, लाइव चैट, बाइलिंगुअली, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट है, हिंदी में समझा रहा हूँ, वैसे वहां पे भी है, पांचों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि पांचों सब्जेक्ट का आप नोट्स नहीं बना चाहते हैं और हमारा मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, जिस मटेरियल से हमने पढ़ाया है, तो आपको इस सारे बुक को मंगवा लेना है, कोई इधर उधर बुक में नहीं, ये पतली पतली किताब है। यदि आप इस पांचों को पढ़ते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान रखिएगा, ये नॉलेज ओरिएंटेड नहीं बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी इससे एग्जाम के इंपॉर्टेंट गाइड, है ना, टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, पूरा सिलेबस दिया रहता है, जबकि इसमें वो चीजें दी हुई हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हर किताब 100-150 पन्ने की ही है, बहुत ज्यादा मोटा मोटा किताब नहीं है। ओके, तो ताकि आप आसानी से चीजों को रिवाइज कर पाए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए प्ले स्टोर पे ऐप का उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स आपको दिख जाएगा, इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। और बुक का भी प्राइस 999 चल रहा था, लेकिन शायद अभी कम है, 799 में मिल रहा है, पांचों सेट बुक, पांचों बुक फ्री डिलीवरी चार्ज है, किसी प्रकार का कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगेगा, आपके घर पर 8 से 10 दिन के अंतर्गत डिस्पैच कर दिया, पहुंच जाएगा, है ना। और किसी प्रकार को कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 बजे करके शाम के 6 बजे तक हमारे साथ आप बने रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और जो भी समस्या होगी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, चीजें आप समझे होंगे कि एरर क्या है, एरर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आप जवाब दे देते हैं तो समझ गए एरर क्या है, आपके मन में जवाब है, यस, क्या जवाब होना चाहिए, यदि हम एक्चुअल वैल्यू में से कैलकुलेटेड वैल्यू के डिफरेंस को निकाल लें तो उसको हम लोग एरर कह देंगे, ठीक। क्या एरर को कंप्लीटली खत्म कर देना पॉसिबल है, नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये बहुत माइनर के कहते हैं चीजों पे होता है। अब कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक डिटर्मिनेट एरर, एक इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर कैसा एरर है, जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे बच सकते हैं, इसको सिस्टेमिक एरर भी कहते हैं। अब इनडिटर्मिनेट एरर क्या है, इनडिटर्मिनेट एरर नाम से पता चला, इनडिटर्मिनेट यानी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसको बचना मुश्किल होगा, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। चलिए, हम लोग लगातार इसी प्रकार से बने रहेंगे, अगला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सिग्निफिकेंट फिगर पे आता है, वो भी करवा दूंगा, चुटकी में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय।